नमस्कार, मी संदीप काळे. साम टीव्हीच्या या खास कार्यक्रमात मी आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. मी रोज मुंबईतल्या महाविद्यालयीन तरुणाशी संवाद साधत असतो. निवडणुका आहेत, या अनुषंगाने या तरुणाईला नेमकं निवडणुकीविषयी काय वाटतं, या पलीकडे जाऊन समाजामध्ये असणारे वेगवेगळे प्रश्न आणि त्या प्रश्नाभोवती असणारी ही तरुणाई, त्यांना नेमकं काय वाटतं या आणि अशा वेगवेगळ्या प्रश्नाशी मी संवाद साधतोय. आज मी भिवंडीमधल्या एका महाविद्यालयात आहे, जिथं तरुणांशी मी संवाद साधणार आहे. त्यांच्याकडनं वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेणार आहे आणि त्या उत्तरामधून काहीतरी वेगळं आपल्याला सापडते का, आणि ही सगळी प्रश्न चर्चेला जाऊन त्यातून सरकार यंत्रणा काहीतरी मार्गिकेविषयी लावते का, हे मला पाहायचं आहे. मी सुरुवात करतो तुमच्यापासनं. मला तुम्ही सांगा की निवडणुका येऊ लागल्यात, कुठला उमेदवार तुम्हाला अपेक्षित आहे जो सर्वसामान्यांचे कामं करेल, आणि कशा पद्धतीनं उमेदवाराची अपेक्षा तुमच्या मनामध्ये आहे, काय सांगाल? सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कैंडिडेट है उसको ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंटल इशू क्या है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या करना चाहता है, उसको ये मालूम होना चाहिए. और उसको जो है कम्युनल बातों से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए. सिर्फ ये जो पोलराइजेशन है इसको हटाते हुए डेवलपमेंटल इशू के ऊपर उसको काम करना चाहिए. और हमको ऐसे ही लोगों को वोट भी देना चाहिए, ऐसे ही लोगों को आगे भी लाना चाहिए जो हमारे समाज की, हमारे शहर की, हमारे इलाके की तरक्की की बात करते हैं और हमारे इलाके में तरक्की का काम कर सकते हैं. बाकी अगर कोई और दूसरी बात करता है तो हमको उसको नकार देना चाहिए, उसको जो है वोट नहीं देना चाहिए. लोगों में ये समझ पहले आना चाहिए कि हम जिसे भी वोट दें उसके कास्ट या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसने पिछले 5 सालों में या पिछले कुछ सालों में समाज में क्या काम किया है और लोग उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये इसके बिना पर उन्हें वोट देना चाहिए. और जो भी चुन के आता है, हम जानते हैं मतलब कि आज कोई भी पोलिंग बूथ हो या कोई भी शहर हो या कोई गांव हो, तो गांव में सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है एज़ कम्पेयर टू कोई भी सिटी. क्योंकि एक सिटी में हम जानते हैं दसियों ऐसे कैंडिडेट खड़े होते हैं और 50% या 40% वोटिंग खाली होती है. तो अगर हम उसका अगर हिसाब लगाते हैं तो एक कैंडिडेट को 5 से 10% ही वोट जाता है और उसी वोट से वो पूरा देश या पूरे उस प्रांत को संभालता है, मतलब उस प्रांत से जीत के आता है. तो ऐसा नहीं, जो एजुकेटेड है, जो उस दिन आराम करते हैं या गवर्नमेंट हॉलीडे तो चलो हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो इसकी जगह हम एज ए ड्यूटी उसे पूरा करें, वोट दें, ताकि सही कैंडिडेट चुन के आए और जो हमारे समाज के या देश के लिए कुछ कर सके. वो धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर नहीं, नाम के आधार पर किसी को वोट ना दें. मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंडिडेट सबसे पहले लॉयल हो, वो ना कि करप्टेड हो. वो हमारी समस्याओं को सही से सुने और देखे हमारे एरिया में क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करे पहले, और ताकि हमें उससे एक उम्मीद रहे कि फ्यूचर में वो हमारा काम कर सके. एकूण सगळा महाराष्ट्राचा इतिहास जर आपण पाहिला तर त्यामध्ये एक गोष्ट प्रामुख्याने जाणवते. उमेदवार कुठलाही असो, उमेदवार कुठल्याही जाती धर्माचा असो, तो शिक्षित राहत नाही अशी परिस्थिती आहे आणि त्या पलीकडे जाऊन तो तरुण नाही की काय अशी परिस्थिती निर्माण होते. आजही महाराष्ट्रामधल्या अनेक ठिकाणी आपण पाहतो की तरुण राजकारणामध्ये येत नाही. त्याची काय कारणं असावीत असा प्रश्न प्रत्येकाला पडल्याशिवाय राहत नाही. महिला असेल, मुलगी असेल, त्या पलीकडे जाऊन तरुणाई अत्यंत महत्त्वाचं भूमिका या ठिकाणी बजावू शकते, पण ती बजावू शकत नाही अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झालेली आहे. आजही आपण पाहतो की राजकारणामध्ये जेमतेम काही लोकच राजकारणात आलेली आहेत की जी तरुण आहेत आणि ती तरुणाईचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपण या तरुण जी आता मतदान करणार आहेत त्यांना विचारू की तरुणाई राजकारणामध्ये काय इंटरेस्ट दाखवत नाहीत, काय त्यामागचे कारण आहेत. मला तुम्ही सांगा की आजही तरुण राजकारणामध्ये काय इंटरेस्ट दाखवत नाहीत, काय त्यामागची कारणं आहेत, आणि तुम्ही काय सजेशन द्याल तरुणाला की त्यांनी राजकारणात येणं किती महत्त्वाचं आहे, काय सांगाल? हमें चाहिए कि लड़कियों को ज़्यादा तालीम की ज़रूरत होनी चाहिए. हर पेरेंट्स को चाहिए कि लड़कियों अपने बच्चों को ज़्यादा तालीम हासिल करें. हर इस देश के जो नौजवान हैं वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं होते क्योंकि वो बहुत पीछे रहते हैं. उन्हें ज़्यादा तालीम याफ्ता होना चाहिए, हर चीज़ में आगे होना चाहिए. हमारी जो नई नस्ल है अगर वो पॉलिटिक्स में आएगी तो उनके खुद के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे और समाज के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे. अगर जो नई जनरेशन है अगर वो पॉलिटिक्स में आती है तो नई लोगों की नई सोच होगी, तो वो आएंगे तो उनकी सोच नई होगी, तो हमारा समाज भी उसी हिसाब से तरक्की करेगा. इसलिए जो मतलब लोग हैं उनको चाहिए कि जो यंग जनरेशन है उनको पढ़ाई करे अच्छे से और फिर पॉलिटिक्स में, अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं उनकी नई नई सोच की वजह से हमारा समाज और तरक्की करेगा. और जो हमारे प्रॉब्लम्स है, यंग जनरेशन के भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उन्हें अच्छे से हल कर सकते हैं. महिला मग ती सर्वसामान्य असो, पॉलिटिक्समध्ये असो का अन्य कुठलीही, ती आज समाजामध्ये सुरक्षित नाहीत. पत्रकार महिलांचं सुद्धा तीच अवस्था आहे.
काय यामागची कारणं आहेत, ही महिला सुरक्षित कसं राहील, कुठलंही सरकार येवो, कुठलीही यंत्रणा कार्यान्वित असो, त्या सर्वांना जर महिलेची सुरक्षाविषयी जर काही खबरदारी घेता येत नसेल तर त्यांना किंवा कुठल्या घटकाला आपण जबाबदार धरायचा, हा प्रश्न महाराष्ट्रातल्या तरुणाईला पडलेला आहे. आपण इतरही या मैत्रिणींना विचारूया की नेमकं जे सुरक्षा आपण म्हणतोय, या सुरक्षाला कोण जबाबदार आहे, का आजही महिला मुलींना सुरक्षा दिली जात नाही आहे. मला तुम्ही सांगा, आजही महिला मुली सुरक्षित नाही आहेत असे अनेक उदाहरणं आपण रोज इथं पाहतो. तुम्ही कसं पाहता याकडे? कुठल्या तुमच्या प्रमुख मागण्या असतील सरकारकडे की ज्या माध्यमातून महिला मुली सुरक्षित राहावे असं तुम्हाला वाटतं, काय सांगाल? पहले अगर हमारे इलाके शहर में अगर कोई औरतों के साथ कुछ हादसा या कोई दूसरे वाक़यात की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही तो हमें हुकूमत के पास जाना चाहिए, उन्हें उनके बारे में रिपोर्ट लिखवा के कवानीन इस्तेमाल करना चाहिए उनके. और अगर लड़कियों को तालीम दी जा रही है, उनके लिए भी कोई मुश्किलात पेश आ रही है तो हमें हुकूमत के पास जाके उनकी मुश्किलात का हल निकालना है, जिसकी वजह से वो अपने इलाके अपने ही डिपार्टमेंट के मतलब सिक्योरिटीज़ को उनके मतलब उनकी हिफाजत के लिए कुछ कवानीन इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमारे इलाके में कुछ भी गलत काम हो रहा है तो हमें उसके बारे में चुप नहीं रहना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये चीज़ को अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा और ये चीज़ और आगे बढ़ते जाएगी. इसलिए हमें चाहिए कि हमें इसके बारे में कानून से हुकूमत के साथ इस चीज़ की रिपोर्ट कराए और इस चीज़ को आगे ना बढ़ने दें. महाराष्ट्रामध्ये अनेक उदाहरणं आपण पाहिली की मुली जर शिक्षणापासून वंचित राहिल्या तर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो. आणि या सगळ्या तरुण मैत्रिणीशी चर्चा केल्यावर एक गोष्ट मात्र निश्चित आपल्याला कळाली असेल की मुलींना शिक्षण देण्यासोबतच त्यांची सुरक्षासुद्धा अत्यंत महत्त्वाची आहे, जी सुरक्षता आज मिळत नाही. सरकार कुठलंही येवो, सरकार कोणाचंही असो, मोदीचं असो का कुठल्या राहुल गांधीचं असो, पण आज या सगळ्या तरुणाईला एकच प्रश्न पडतोय, तो म्हणजे सुरक्षिततेचा आणि चांगल्या शिक्षणाचा, चांगल्या नोकरीचा, चांगल्या करिअरचा. कुठलं सरकार आल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी करेल, हा प्रश्न पुढचा आहे. आज आपण या तरुणाईला विचारूया की कुठली सरकार आणि कशा पद्धतीनं सरकार त्यांना अपेक्षित आहे, जी सरकार सक्षम आणि चांगली लोकशाही यांना देऊ शकेल. मी तुमच्यापासून सुरुवात करतो. मला तुम्ही सांगा, तुम्हाला कशा पद्धतीनं सरकार अपेक्षित आहे, जे सरकार तुमचे सगळे प्रश्न सोडवेल, काय सांगाल? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. हमको फ़र्क ये पड़ता है कि हम किसी भी कैंडिडेट को चुने तो वो हमारे बीच का हो, और सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे बीच का और हमारे मसलों को समझे, ना कि कोई भी मसले हम जो हल करने जाते हैं तो ना कि पैसों की वजह से सॉल्व नहीं होना चाहिए, रिश्वत की वजह से सॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि हम जो वोट देते हैं, हम जो कैंडिडेट को चुनते हैं, वो हमारे लिए पूरी तरीके से काम करना चाहिए. ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार इस तरीके की होनी चाहिए. हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो अच्छे से तमाम काम पे ध्यान दे. एजुकेशन हो या औरतों की सेफ्टी के लिए हो या फिर समाज के लिए हो या कोई काम के एम्प्लॉयमेंट के लिए, हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ताकि सब और अच्छे से लोगों को अच्छे काम करने की अच्छी सर्विस. नॉर्मली कैसा सरकार मतलब इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि हम ये करेंगे, वो बनाएंगे, अच्छी सरकार देंगे, तो हमें उससे मतलब नहीं कोई भी हो. हमें ये चाहिए कि जो उसने वादा किया है वो उसे पूरा करे. पढ़ाई लिखाई के ऊपर हो, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर हो, मतलब खाली बोले ना, वो जो बोली है उसको काम को पूरा करे. हमें वैसी एक सरकार चाहिए. सरकार कोई भी आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमें सिर्फ ऐसा सरकार चाहिए जो हमारी पूरी तरह क्या बोलते हैं सुरक्षा करे. जैसे लोग बड़े बड़े वादे कर देते कि रोड बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे. रोड बना देते हैं लेकिन कहीं खड्डा रहता है, कहीं सही रहता है. और बिजली का बात ही छोड़ो, बिजली रहेगा तो कभी इतनी कटौती रहती है कि पूछो ही मत. 24 घंटे में से 6 घंटा 8 घंटा बिजली तो गुल ही रहती है.
और ये पानी का तो मसला इतना बुरा चल रहा है कि पानी का इतने ज़्यादा शॉर्टेज है कि कहीं कहीं तो टैंकर आ रही है लेकिन उसमें भी कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर भी ऐसे सरकार की उम्मीद नहीं। सरकार कुठलीही असो, नेता कुठलाही निवडून येवो, तो जनताचे सर्वसामान्य प्रश्न सोडवण्यासाठी सक्षम नाही आहे याची अनेक उदाहरणं महाराष्ट्रभर पाहायला मिळतात। याचं कारण असं की आपण जो नेता निवडून देतो तो नेता लोकांची कामं पूर्णपणे करत नाही आणि अनेक जण मतदान करताना सुद्धा आळस करतात। याची अनेक उदाहरणं आपल्याला पाहायला मिळतात। कालचं आपण एकूण मतदान पाहिलं असेल तर अनेक ठिकाणी 40% 50% असं मतदान झालेलं आहे। या प्रत्येक तरुणाईची ही मतं प्रत्यक्षामध्ये उतरण्यासाठी प्रत्येकाने मतदान करणं गरजेचं आहे। मला तुम्हाला विचारायचं, मला तुम्ही सांगा, प्रत्येकाने मतदान करावं यासाठी तुम्ही काय आव्हान कराल? काय तुमचं प्रत्येकाला आव्हान असेल, काय सांगाल? वोट देना हमारा हक है। अगर आप 18 साल के हो जाते हो तो आप वोट ज़रूर देने जाए, क्योंकि आप खुद चूज़ करेंगे। अगर आप वोट नहीं देंगे तो अदर विल बी डिसाइडेड यू। तो अपना हक आप खुद से लीजिए और जाइए, आपको जो भी पार्टी पसंद है आप उसके ऊपर बटन क्लिक करिए और अपना वोट दीजिए और अपने हिसाब से अपनी सरकार बनाइए। हम 18 साल के हो जाते तो ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम जाएं और वोट दें। और हमें जब हम वोट देते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हमसे कितने बड़े बड़े वादे कर रहा है या किसका कैसा कैरेक्टर है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है वो क्रिमिनल ना हो। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसकी मीन्स उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो पहले से। वो बहुत ही परफेक्ट बंदा हो जो भी खड़ा हुआ हो जो इलेक्शन में, तो उसको हमको सब देख कर कि वो बंदा कुछ कर सकता है आगे या नहीं। और 18 साल के होने के बाद हमें वोट ज़रूर देना चाहिए। मतदान प्रत्येकानं करणं अत्यंत गरजेचं आहे। जर आपण मतदान करणार नाही तर ही लोकशाही ज्या पद्धतीने चांगली लोकशाही होणं गरजेचं आहे ती होणार नाही, अशी परिस्थिती आहे। आदिवासी भागामधलं अनेक उदाहरण घ्या, नक्षलवादी भागामधलं अनेक उदाहरण घ्या जिथं मतदान फार कमी होते आणि त्यामुळं आपल्याला ज्या उमेदवाराला निवडून आणायचा आहे तो उमेदवार निवडून येत नाही, अशी परिस्थिती आहे। राज्यामध्ये प्रत्येकाने मतदान करणं अत्यंत गरजेचं आहे। मतांची टक्केवारी वाढली तरच सक्षम आणि चांगला कॅन्डिडेट निवडून येईल असं या प्रत्येक तरुणाला वाटतं। तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही काय सांगाल? अन्न आपला हक्क आहे आणि आपला चांगलं एज्युकेशन आपला हक्क आहे, तसंच आपलं हे जे मतदान आहे हे पण आपला हक्क आहे। कारण काय, आपण जेव्हा आपल्या मनापासून हे करतात, वोटिंग करतात, मतदान करतात, तेव्हाच आपण आपले पसंतीचं सरकार आणू शकतात, आपला पसंतीचा हे उमेदवार पण आणू शकतात। म्हणून सर्वांना हेच सांगायचं आहे मला की आपण वोटिंगचा पर्सेंटेज वाढवा, कारण तसेच आपला देशाचा विकास होईल, तेव्हाच आपल्या देशाचं चांगली सरकार येईल, तेव्हाच आपल्या देशाचं चांगला उमेदवार आपण निवडू शकतो। म्हणून आपल्याला मतदान करायचं हे आपला हक्क पण आहे। आज आपण पाहतो की कमी मतदानामुळे अनेक प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात आणि ते प्रॉब्लेम्स कमी करायचे असतील तर मतदान प्रत्येकाने करणं अत्यंत गरजेचं आहे। आज आपण या तरुणाईशी जो संवाद साधला त्या समाजामधून एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात आली की गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत गल्लीबोळातल्या प्रत्येक गावात काय प्रश्न आहेत आणि ते प्रश्न सोडवण्यासाठी कोण जबाबदार आहे, ही या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या तरुणांनी दिलेली आहेत। आणि मला वाटतं ही उत्तरं जोपर्यंत प्रत्यक्षामध्ये येणार नाहीत तोपर्यंत आमची लोकशाही सक्षम होणार नाही।